तो नमस्ते। अब तक हम यूजीसी नेट की जो 21 कहानियाँ कर रहे हैं, तो आज 10वीं कहानी हम करेंगे। इससे पहले 9 कहानी कर चुके हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आपको ये सारी कहानी मिल जाएगी। एक मैराथन क्लास भी है जो जिसमें 8-10 कहानियाँ एक साथ दी गई हैं। 2-3 घंटे की वो वीडियो, तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पे आपको सारा मैटर एक साथ मिल जाएगा। 3 घंटे में 10 कहानियों का आपका रिवीजन हो जाएगा। आज हम करते हैं 10 कहानी, ये 10वीं अपना-अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार का। जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी है अपना अपना भाग्य। जैनेंद्र का जन्म सन 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु इनकी 24 दिसंबर 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो जन्म हुआ था कोड़ियागंज अलीगढ़, कोड़ियागंज अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का मृत्यु हो गई थी। जब इनका जन्म हुआ, जब इनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये था जैनेंद्र कुमार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहानी अपना अपना भाग्य। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। यह कथन किसका? जैनेंद्र का इम्पोर्टेंट है, भूमिका से लिया गया है। प्रथम प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में 1929 ईस्वी में हुई। संग्रह इसका वातायन है जिसमें संग्रहित है 1931। इस संग्रह में निम्न कहानियां हैं जैसे फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, भ्या, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र और तमाशा, भाभी और आतिथ्य। तो ये कहानी किसमें संग्रहित है? ये है वातायन में। और वातायन का प्रकाशन वर्ष है कहानी संग्रह का 1931 में। वातायन कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। इसकी विषय वस्तु है मध्यम वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता और आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी। गुलाम भारत को 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश विशेष है। इसमें संवाद शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती हुई कहानी है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती, यानी कि भाग्य के पर विचार नहीं करती समर्थन। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई है। जो भारतीय स्त्री पुरुष है उसकी तुलना किससे गई है? अंग्रेजों के। अंग्रेजों की चटुकारिता करने पर व्यंग करती है। कहानी में बेरोजगारी समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में बेरोजगारी समस्या का कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का इसमें चित्रण हुआ है। किन किन स्थानों का प्रयोग है? नैनीताल, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है, यानी कि इस कहानी में कहाँ की घटना का वर्णन है? नैनीताल की। एक होटल डी पब आता है जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है। प्रमुख पात्र में है इसमें मुख्य पात्र में एक पहाड़ी लड़का है जो 10 वर्ष का है। लेखक है कथावाचक, लेखक का मित्र है। गौण पात्र में है 2 वकील मित्र हैं। इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है। लड़के का साथी जिसे उसका मालिक मार देता है। ये गौण पात्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कहानी लाइन बाय लाइन। अपना अपना भाग्य। कहानी जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम, यानी कि कोई बिना उद्देश्य के घूमने फिरने
पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। लेखक कहता है, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छूकर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वे नीले दिखते तो कभी सफेद, कभी नीले और कभी सफेद। फिर देर में अरुण पड़ जाते, वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुर में अनुपम नैनीताल। तो लेखक अब नैनीताल के बारे में बता रहे हैं। ताल में किश्तियां हैं, अपने सफेद अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर तो कोई कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एक एकस एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। तो इसमें किस खेल का जिक्र हुआ है? हॉकी का और पोलो का, पोलो के मैदान का। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन सारी देह समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला जला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे। पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपनी हिंदुस्तानी नैनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे, जो बुजुर्गों की अपने चारों तरफ लपेट धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमनिया थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी और उन्हें न चलने में थकावट आती थी। यानी कि अंग्रेज ऐसे थे, वे धीरे नहीं चलते थे और तेज चलने पर भी वे क्या करते थे, थकते नहीं थे। न हंसने में मौत आती थी, न कसरत के नाम पर घोड़ों पर बैठ सकती थी और घोड़ों के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशुल्क निरापद इस प्रभाव में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुलक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती हुई और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। यानी कि यहाँ पे अंग्रेजों की स्त्रियों की और भारतीय स्त्रियों की इसमें तुलना की गई है कि किस तरह से भारतीय स्त्री अपने अस्तित्व को, अपने सतीत्व को, अपनी लोक लाज को समेटकर साड़ी बांधे हुए गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गड़म यानी कि अपनी नीचे नजर झुकाकर चल रही थी। वहीं अंग्रेज क्या थी, अंग्रेज की स्त्रियां हाथ में कोड़े लिए और सिर ऊपर को किए हुए एक सीना तान कर चलने वाला बताया गया इसमें। और जो भी कोई भारतीय मिल जाता उस पे कोड़े भी बरसाने शुरू कर देती और वे कभी न थकती थी। इसलिए इसके साथ ही भारतीयता का एक नमूना था और अपने कालेपन की खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुष भी था, पुरुषोत्तम भी था, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा दे देते, दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। अंग्रेजों को कह रहे कि भारतीय काले थे और ये उसमें भी
काले गोरे में भेद करते थे। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल फसेद होकर जम गए, मनुष्यों का तांता एक एक करके छीन हो गया, यानी कि सब अपने अपने घरों लौट गए। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई तो हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा तो एक लाल फर्म की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ा था। जब लेखक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लाल फर्म की चादर की तरह बिल्कुल स्तंभ चुपचाप और सुन पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका इंपोर्टेंट है। तल्ली लाल की बिजली और दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाकर 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी। इंपोर्टेंट कथन है, आ सकता है। दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों का हजार गुना सौ गुना और हजार गुने प्रतिबिंब करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक लिया। रोशनियां मानो मर गई हो, जगमगाहट लुप्त हो गई हो। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस फसेद परसेदे के पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी पसेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर नैफे लकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद फसेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। लेखक कह रहा कि इतना घना कोहरा था कि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। वह टप 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 टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था और वह परवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृदाकार शुभ शून्य में कहीं से 11-12 टन टन हो उठा, यानी कि 11-12 बज चुके, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि कितने मित्रों का होटल मिला था, 2 का। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। अब हम दोनों आगे बढ़े और हमारा होटल आगे ही था। लाल के किनारे ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के कन कन में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कम्बल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी मेरा जी बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था। साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसे क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी फर्शी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। तो कितने बजे बैठे थे रात के? 1 बजे। ये भी आपको नोट करना है और याद करना है। तब भी आप कहानी पढ़ते हो तो मेन मेन पॉइंट आपको नोट करते चलना है अपनी नोटबुक में, जिससे पेपर के टाइम पे आपको क्या हो, रिवीजन हो जाए। अब 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा मालूम न हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। यानी कि लेखक तो कह रहा चलो और वो कह रहा भी और बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और ये जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की फसेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा कि एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटका है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अलग अगला और न पिछला, न दायां न बायां था। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का
होगा। तो लड़के की उम्र याद रखनी है कि ये कितने वर्ष का था, 10-12 बरस, 10 बरस का होगा। यानी कि उस लड़के की जो आयु थी वो 10 वर्ष की थी और उसका रंग कैसा था? गोरा रंग था। ये भी आपको याद रखना है। पर मैल से काला पड़ गया, आंखें अच्छी बड़ी और रूखी थी, माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया। वह हमें न देख पाया, वह जैसे ही कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें खोल फोड़ दी। दुनिया सो गई तो तू क्यों घूम रहा है? बालक मौन और मूक था, वो चुप था, फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही। हाँ, कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखें आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखों आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं जो सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? हाँ, साहब ने मारा और मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। हाँ, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी न? देखिए यह लड़का। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से भी। ले लो जी, यह है नौकर। नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? माने क्या खाप, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा। मगर 10-10 के नोट हैं। कितने नोट हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे और लड़के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। तक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहो, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेंगे। तो होटल पब में मिलने को कहा। कितने बजे? 10 बजे। ये भी आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। हाँ, कुछ काम देंगे हजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने कहा। हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े और हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकड़ते हुए मित्र ने कहा,
भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना है। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। बेचारा कितनी ठंड में था भाई। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए फसेद और ठंडे फकन का प्रबंध कफन का प्रबंध कर दिया था। अब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो ये थी कहानी, अपना अपना भाग्य। इसमें बेरोजगारी और इसका वर्णन किया गया। अब पढ़ेंगे हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण। अपना अपना भाग्य कहानी के प्रमुख उदाहरण है जो कथन के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला कथन है, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहाना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुर में अनुपम नैनीताल। तो ये लेखक बता रहा है इसके बारे में, नैनीताल की घटना के बारे में। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। तीसरा कथन है, अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे और उधर भारतीय फिरदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणीय थे, खुश थे, जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती, न हंसने में मौत आती। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही है। यहाँ पे लेखक बता रहा है अंग्रेजों के बारे में। उधर हमारी भारत की कुलक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आग गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था जो अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे। किन्हें देखकर? नेटिव। अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ वे कुचल कुचल कर चलने का अधिकार मिला हो। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग किया गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भेद सफेद शून्यता की ही फैली हुई थी। पहाड़ का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर है, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और न जाने वे कहाँ जा रहा है। कहाँ जाना चाहता है उसके कदमों में जैसे कोई न अगला न पिछला, न दाया न बाया है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे भी कुछ भी न देख रहा था। न जाने नीचे धरती, न ऊपर चारों तरफ हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, न बाकी की दुनिया। बस वह अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मेरे कई छोटे भाई बहन थे सो भाग आया, माँ काम नहीं। लड़का कह रहा है, लेखक से बता रहा है, वे पूछ रहे लेखक और उसका मित्र कि तू कहाँ से आया और कैसे आया।
तो कह रहा मेरे कई छोटे भाई बहन थे, सो मैं भाग आया, वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था, मारता था, माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। लड़का कह रहा अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। अब जो वकील और मित्र हैं वे ले जाते हैं उसे नौकरी दिलाने के लिए। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब है, उठा लाई कहीं से, लो जी है नौकर। वकील लेखक पहाड़ियों के प्रति अविश्वास। मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र ने मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है पैसे भी तो उतने होने चाहिए। तो जाने दो, ये दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। सिकरते हुए मित्र ने कहा भयानक शीत है और उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो, ये बेआई। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैर पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। अब सुनो और सोचा अपना अपना भाग्य। यह कहानी का शीर्षक था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले।